हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अपनी बोर्ड परीक्षाओं में व्यस्त होंगे और अपनी कमियों को सुधारते हुए परीक्षा के लिए योग्यता से आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी है वाक्य पे। आपका जो 4 नंबर का जो पाठ्यक्रम है, रचना के आधार पर वाक्य भेद, उस पर ये आज की वीडियो है। और इसमें मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आप वाक्य को बहुत अच्छे से समझ जाएं और किस तरह से परीक्षा में प्रश्नों का निर्माण होगा, किस तरह से आपको उत्तर देने हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि आपकी जो व्याकरण वाला जो हिस्सा है, पहले इससे पहले की परीक्षा में वो बहुविकल्पीय मेथड में था, लेकिन अब आपके लिए कैसा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ कह सकते हैं या अति लघु प्रश्न कह सकते हैं। ठीक है। तो प्रश्न किस प्रकार आ सकते हैं, क्योंकि वाक्य आपका है रचना के आधार पर वाक्य भेद, तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं, वाक्य की क्या विशेषता है, या ये इसमें ऐसा गुण है तो ये कौन सा वाक्य होगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से होंगे। ठीक है। तो ये एक तरह से फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है, कई बार बच्चे अगर सही आधा सही जानते हैं तो भी गलत करके आ जाते हैं। लेकिन इसमें ये फ़ायदा है कि आपको आधा भी अगर आता है तो आपके नंबर 0 में नहीं तब्दील होंगे, आधा नंबर आपको तब भी मिलेगा। लेकिन ये हम आधे की बात करें ही क्यों, हमको तो 1 नंबर पूरा चाहिए, है ना। तो हम पूरे की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले वाक्य की परिभाषा को समझते हैं। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक व व्यवस्थित समूह जिसमें कर्ता व क्रिया प्रयुक्त हों तथा जो पूरा आशय प्रकट कर सके, आशय मतलब अर्थ, उसे वाक्य कहते हैं। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक मतलब मीनिंगफुल, व्यवस्थित मतलब सिस्टमैटिक, है ना, कि कोई भी शब्द कहाँ पर कैसे आ रहे हैं उस तरीके से, और कोई भी कर्ता और वो क्रिया दोनों हो, और जो अपना पूरा आशय मतलब कोई भी वाक्य अधूरा ना हो, अपनी बात पूरी अर्थ के साथ प्रकट करता हो, उसे वाक्य कहते हैं। अगर आपके लिए वाक्य की परिभाषाएं आप इतनी टिपिकल भाषा में, कठिन भाषा में, क्लिष्ट भाषा में ना लिखना चाहें तो आप सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक व क्रमबद्ध समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं, या जिसका एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये वाक्य की परिभाषा है। इतना जरूर लिखें कि सार्थक व क्रमबद्ध समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ हो या जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो उसे वाक्य कहते हैं। 1 नंबर का प्रश्न हो गया। देखिए, इसमें अगर आपसे वाक्य की परिभाषा है ना, 1 नंबर का प्रश्न है, तो परिभाषा के साथ एक उदाहरण लिखने में क्या जा रहा है, उदाहरण लिखेंगे, आपकी परिभाषा अच्छी तरह से परिभाषित रहेगी। आपने एक लाइन का डेफिनेशन लिखी, यानी कि एक लाइन की परिभाषा लिखी, फिर एक उदाहरण लिख दिया, छात्र पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर आप डिफाइन ना करें, बस एक परिभाषा लिख दी। जैसे प्रश्न किस प्रकार आता है कि वाक्य को परिभाषित करके स्पष्ट कीजिए। जहाँ पर स्पष्ट कीजिए आ जाता है वहाँ पर खाली आपको परिभाषा नहीं लिखनी है, एक छोटा सा उदाहरण जरूर लिखें। अब है वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो वाक्य में जो उद्देश्य है वो क्या होता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। देखिए, परिभाषा ये भी आ सकती है कि उद्देश्य किसे कहते हैं या विधेय किसे कहते हैं, और वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब उद्देश्य तथा विधेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण सॉरी बच्चों, तो इसमें आप उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे श्याम ने बाजार से फल लिए, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पान वाले ने साफ बता दिया था, ये नेताजी का चश्मा पाठ से है, और नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। अब इसमें आप देख सकते हैं उद्देश्य क्या है, श्याम है, बच्चे हैं, पान वाले ने, और नवाब साहब ने। उद्देश्य है क्योंकि इनके विषय में बात की जा रही, तो ये उद्देश्य हो गए। और जो बात कही जा रही है, बाजार से फल लिए, पतंग उड़ा रहे हैं, साफ बता दिया था, फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, तो ये सब क्या है, उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जा रहा है, तो ये विधेय। ठीक है, ये क्लियर हुआ। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाए, और विधेय किसे कहते हैं, उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ठीक है। अब अगला टॉपिक है वाक्य के भेद। वाक्य के वैसे 2 भेद होते हैं, किससे सामान्यतः 2 दृष्टि से वाक्यों के भेद किए जाते हैं, एक अर्थ की दृष्टि से, एक रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से आपने क्लास 9th में पढ़े हैं, और एक बार रिवाइज हल्का सा कर लेते हैं क्योंकि क्या पता अनसीन पैसेज में पूछ लिया जाए। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञा, प्रश्न, विस्मय, संदेह, इच्छा और संकेत। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि इसको आपने अंग्रेजी में भी कहीं ना कहीं पढ़ा है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, तो ये आपने पढ़े हुए हैं। तो अब आते हैं हम रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, जो हमारे सिलेबस में भी है 4 नंबर का। वाक्य किसे कहते हैं समझ गए, वाक्य के कितने अंग हैं समझ गए। अब आते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं।
अगर आपसे पूछा जाए रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, जरूर याद रखें 3 भेद हैं। लिखना भी आना चाहिए, सरल, मिश्र और संयुक्त। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये नोट भी डाला है कि केवल रचना की दृष्टि से वाक्य भेद ही पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, अतः इन्हीं का हम विस्तारपूर्वक यहाँ पर वर्णन करेंगे। अब उपवाक्य हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम रचना के आधार पर वाक्य भेद समझ लेते हैं, फिर मैं आपको उपवाक्य समझाऊंगी। तो 3 हमने वाक्य बोले, सरल, इसको साधारण वाक्य भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे कहीं ये आपको डाउट ना हो कि साधारण वाक्य क्या है, तो सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य भी कहते हैं। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। इनमें एक ही मुख्य क्रिया होती है तथा कोई भी आश्रित वाक्य नहीं होता। ध्यान देंगे, आश्रित वाक्य मतलब डिपेंड, इसमें अंश वाक्य का नहीं होगा। एक ही क्रिया होगी, एक ही कर्ता होगा और एक ही उद्देश्य होगा और एक ही मतलब एक उद्देश्य मतलब एक सब्जेक्ट और उसी के विषय में कुछ कहा जा रहा होगा, तो वो सरल वाक्य है। जैसे वर्षा हो रही है, माँ ने खाना बनाया, ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, बाल पक गए थे, गाड़ी छूट रही थी। ये सब क्या है, इसमें देखो एक कर्ता है और एक क्रिया है। अब हर वाक्य को हम उसके साथ जो अलग जो अन्य वाक्य हैं, जैसे मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इसके साथ कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे अगला है मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि देखिए हमने सरल वाक्य में पढ़ा कि इसमें कोई आश्रित उपवाक्य नहीं होता है, लेकिन मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान यानी कि इसमें 2 उपवाक्य हो रहे हैं, एक प्रधान है और एक आश्रित है। ठीक है, तो जैसे प्रश्न आ गया कि वह कौन सा वाक्य है जिसमें एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है, उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। वह कौन सा वाक्य है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और तथा एक आश्रित उपवाक्य होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ऐसे करके ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मिश्र वाक्य की परिभाषा हमने समझी। अब इसको पहचानेंगे कैसे, देखिए अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। वह लड़का मेरा मित्र है जो पेड़ के पास खड़ा है। मोर ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं। तो आप कहीं ना कहीं इसमें क्या है, इसमें अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। अब इसको हम 2 अलग अलग वाक्यों में, इसमें है तो अलग अलग, लेकिन इसको हम अलग अलग नहीं बोल सकते। अब मैं समझाती हूँ। अध्यापक ने कहा वह लड़का मेरा मित्र है, मोर ऐसा पक्षी है। ये सब क्या है, ये प्रधान उपवाक्य है। लेकिन अगर हम प्रधान उपवाक्य को अलग कर दें आश्रित से, तो क्या हम इसको कंप्लीट सेंटेंस मानेंगे। देखिए अध्यापक ने कहा, इनकम्प्लीट है ना। वह लड़का मेरा मित्र है, कौन लड़का, मोर ऐसा पक्षी, कैसा पक्षी, समझ में आ रहा है। तो मिश्र वाक्य में होते तो 2 उपवाक्य हैं, लेकिन ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसकी पहचान क्या है, एक वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर होगा, यानी कि एक उपवाक्य पे दूसरा उपवाक्य निर्भर होगा, तभी तो एक प्रधान है और दूसरा उस पर आश्रित है। समझ में आ रहा है, आश्रित है। तो जिसमें प्रधान और आश्रित उपवाक्य होंगे उसको मिश्र वाक्य कहेंगे। वो आप यहाँ पे वाक्य में उदाहरण में देख रहे हैं। अध्यापक ने कहा प्रधान है और क्या कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, ये आश्रित है। तो प्रधान और आश्रित उपवाक्य सिर्फ एक उसमें होते हैं, किसमें होते हैं, मिश्र वाक्य में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखते हैं हम, ये लिखा है कि उपयुक्त उदाहरणों में रेखांकित अंश मुख्य उपवाक्य को दर्शा रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना मुख्य, ये मुख्य है, प्रधान है, मुख्य भी कह सकते हैं, प्रधान भी कह सकते हैं। जबकि शेष भाग गौण या इसको हम निम्न या आश्रित, परीक्षा में आश्रित करके ही पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य से क्रमशः की, जो, जिसका, जिसे द्वारा जोड़ा गया है, अतः यह सभी मिश्र वाक्य के उदाहरण है। तो आप ध्यान रखेंगे कि लगा है, जो, जिसका, जिसे, ये इसकी पहचान है। जिस वाक्य में आपको छोटा की दिखे, की 2 प्रकार के होते हैं ना, एक तो की मैंने ऐसा कहा कि तुम चावल की खीर बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 की प्रयोग किए। मैंने ऐसा कहा कि, ये की ऐसा है जो जोड़ रहा है, और चावल की ये तो संबंध बता रहा है, किसकी खीर बनाओ, चावल की खीर बनाओ। तो दोनों में अंतर होता है। तो जो छोटा की होता है ये जोड़ने वाला होता है। तो ये की, जो, जिसका एवं जिसे, ऐसे जहाँ पर आपको वाक्य दिखें, शब्द दिखें, वो कौन सा वाक्य का उदाहरण होगा, मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा। ठीक है, अब हम अभी संयुक्त समझेंगे तो और अच्छे समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि मुख्य और आश्रित उपवाक्यों को कैसे पहचानेंगे। वाक्य में मुख्य उपवाक्य की क्रिया ही मुख्य क्रिया होती है। वाक्यों में आए आश्रित उपवाक्यों का आरंभ सामान्यतः समुच्चय बोधक शब्दों से होता है। देखो, समुच्चय बोधक समानाधिकरण और ये जो समानाधिकरण योजक और समुच्चय बोधक योजक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जैसे जिसने, की, जिन्हें, जिससे, जो, इसके बाद के जो वाक्य होंगे वो क्या होंगे, वो आश्रित होंगे और उससे पहले वाले प्रधान होंगे। आश्रित उपवाक्य वाक्यों के आरंभ, मध्य, अंत में भी आते हैं, मतलब कहीं पर भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि जो बाद में आते हैं वो आश्रित हैं या जो पहले आते हैं प्रधान है, ऐसा नहीं है। आपको पहचान होनी चाहिए।
देखिए इसमें आ रहा है ना, जिसने बालक की जान बचाई, तो ये जिसने, जो जिसने से स्टार्ट हो रहा है, ये आश्रित है। वह युवती पालम कॉलोनी में रहती है, ये प्रधान है। वह युवती, ये ये प्रधान है, लेकिन जिसने बालक की जान बचाई, जिसने, ये आश्रित है। ठीक है, अब आते हैं संयुक्त वाक्य की तरफ। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक शब्द और या तथा एवं परंतु अथवा इसलिए अतः फिर भी किंतु लेकिन पर आदि से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। यानी कि देखिए, आप हमें एक चीज़ अब क्या पता चली, हमने सरल वाक्य की परिभाषा में क्या समझा? सरल वाक्य वह होते हैं जिसमें एक ही उद्देश्य और एक विधेय होता है, यानी कि एक कर्ता और एक क्रिया होती है। ठीक है। मिश्र वाक्य में हमने समझा कि इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है, और जिसमें समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े रहते हैं, जिसने, की, जिन्हें, जिससे, जो, जिसको, जहाँ, इससे। और संयुक्त वाक्य की विशेषता ये है बच्चों कि इसमें दोनों ही वाक्य जो होंगे, दोनों इसमें भी दो उपवाक्य हैं, लेकिन ये दोनों स्वतंत्र होंगे। एक पहचान और है कि संयुक्त वाक्य से हम सरल वाक्य, दो सरल वाक्य बना सकते हैं। एक संयुक्त वाक्य से हम दो सरल वाक्य बना सकते हैं, ये इसकी पहचान है। जबकि जबकि मिश्र वाक्य से हम दो सरल वाक्य नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है, और निर्भर होगा तो अगर उसको हम अलग अलग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो आधा अधूरा होगा। तो मिश्र वाक्य में ऐसा है। तो संयुक्त वाक्य में क्या है? दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। तो स्वतंत्र होंगे तो हम क्या होगा? उनको हम सरल वाक्य दो बना सकते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो। ठीक है, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, ये नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है। और पान वाले के लिए यह बात मज़ेदार थी, लेकिन हलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी। बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक जवानी वाली थी, ये बाल गोविंद भगत पाठ से लिया गया है। उपयुक्त सभी वाक्यों में रेखांकित पद योजक शब्द हैं। योजक शब्द बोले तो कंजक्शन वर्ड। ठीक है, इसमें कंजक्शन शब्द वर्ड का यूज हो रहा है, जो दो वाक्यों को मिलाने का कार्य कर रहे हैं। अतः यह सभी वाक्य संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हमने देखा संयुक्त वाक्य में क्या है, दो सरल वाक्य बन सकते हैं, और इसमें मिश्र वाक्य की तरह जो निर्भरता है वो नहीं होती है। ये दोनों एक दूसरे ये आश्रित नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और इसमें जो योजक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे और, लेकिन, किंतु, ऐसे योजक शब्दों का प्रयोग होता है। अब हम आते हैं, जो हमने मिश्र वाक्य पढ़ा था, इसमें हमने एक आश्रित उपवाक्य पढ़ा था। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ उपवाक्य क्या होते हैं? ये उपवाक्य हम किसके बेस पे पढ़ रहे हैं? मिश्र वाक्य के अंदर एक प्रधान था और एक आश्रित था। प्रधान तो एक ही होगा ना, प्रधान एक होगा, लेकिन आश्रित कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न आता है वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य की परिभाषा हमने देखी। वाक्य के कितने अंग हैं? 2 अंग हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ठीक है, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य किसे कहते हैं? ऐसा वाक्य जिसमें एक कर्ता तथा एक क्रिया या एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? ऐसा वाक्य जिसमें जो क्रियाएं हैं या दो अलग अलग वाक्यों को योजक शब्दों से जोड़ा जाता है, जिसमें और, किंतु, लेकिन, ये वाले। और इसमें क्या होता है? दोनों को सरल, स्वतंत्र, दोनों जो वाक्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, ऐसे को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। मिश्र वाक्य की हमने बात की थी कि मिश्र वाक्य क्या होता है? जिसमें एक प्रधान होता है और एक आश्रित होता है। प्रधान एक होगा, आश्रित उस पर डिपेंड होगा। और इसमें क्या होगा? इसको हम दो अलग अलग सरल वाक्यों में तोड़ नहीं सकते। ठीक है, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होगी, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होगा। अब उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य है तो उसके भी भेद होंगे। उसके भेद देखो क्या है। उपवाक्य किसे कहते हैं? उपवाक्य वाक्य का वह अंश होता है। परिभाषा आ सकती है कि उपवाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं आपको पता है? उपवाक्य को समझिए। उपवाक्य वाक्य का अंश होता है, अंश माने भाग होता है, जिसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं। अतः पदों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो सामान्यतः एक वाक्य का भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य और विधेय सम्मिलित हो, उपवाक्य कहलाता है। जो उपवाक्य वाक्य से अलग होकर भी पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, उसे प्रधान उपवाक्य, तथा जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूर्ण अर्थ ना दे, उसे आश्रित कहते हैं। देखो, प्रधान वाक्य क्या होगा? जो स्वतंत्र रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन आश्रित क्या होगा? जो बिना प्रधान के कभी भी बोला नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए दिया है, यदि बस आ जाए तो मैं चल पड़ूं। यहाँ तो मैं चल पड़ूं प्रधान उपवाक्य है, तथा यदि बस आ जाए तो आश्रित उपवाक्य है। उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो कभी भी आप संज्ञा और विशेषण देखकर ये ना समझिए कि अब सर्वनाम होगा, तो ध्यान रखेंगे संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और
क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हो, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। चलो ये तो परिभाषा है, ठीक है। परिभाषा नहीं पूछ के मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जहाँ पर की आता है, जो अब दिखा यहाँ पे लिखा है कि संज्ञा उपवाक्य के आरंभ में की शब्द होता है। जैसे मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। अब ऐसा नहीं है कि यही लगा होगा, कई बार क्या होता है कॉमा भी लगा होगा। मैं नहीं जानता वह कहाँ है, अगर मैं की हटा दूं तो क्या होगा? मैं नहीं जानता वह कहाँ है, कॉमा आ गया। तो जहाँ पर की दिख रहा है और नहीं दिख रहा है, ठीक है, दोनों चीज़ को ध्यान देंगे। तो हम बात कर रहे थे संज्ञा उपवाक्य की। संज्ञा उपवाक्य के लिए हमने पहचान बताई कि जहाँ पर की का प्रयोग होता है, और की कौन सा? छोटा वाला की। इसको पहचानने का बस यही एक तरीका है। इसमें हम कह सकते हैं कि 99% यहाँ पर की लग के आएगा, और नहीं आएगा तो की दिख रहा हो या की छुपा हो। जैसे मैंने आपसे कहा मैं नहीं जानता वह कहाँ है, और मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। तो कभी कभी वहाँ पे कॉमा लगा हो तो आप पहचान लेंगे, वहाँ पर आप उसका वाक्य का प्रयोग करेंगे। आपको प्रयोग करने से ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, ठीक है। परिभाषा आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया, कर्ता, कर्म अथवा क्रिया के पूरक के रूप में प्रयुक्त हो, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। और इसके आरंभ में क्या होता है? की का प्रयोग होता है। जैसे अब यहाँ पे लिखा है मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, तो मैं नहीं जानता ये प्रधान है, कि वह कहाँ है यह आश्रित है। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि एक वाक्य आ गया मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, रेखांकित इसमें कुछ नहीं किया है, बस आपसे पूछ लिया कि प्रस्तुत वाक्य में बताइए कि प्रधान उपवाक्य कौन सा है। तो मैं नहीं जानता प्रधान है, की के बाद जो प्रारंभ हो रहा है वो क्या है? आश्रित है, ठीक है। अब अगला है विशेषण उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य का दूसरा भेद। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताते हैं, ठीक है। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे वह लड़का जो कल रोया था आज नहीं आया है। तो यहाँ पर वह लड़का, कौन लड़का? जो। तो इसमें जो, वे, जिन्हें, ऐसे व और जो इस प्रकार से आएगा। तो आप समझ जाएंगे कि इसमें विशेषण मतलब विशेषता, किसकी विशेषता बता रहे हैं? संज्ञा या सर्वनाम की। वह लड़का जो कल रोया था, तो उस जो कल रोया था मतलब जो से उसकी विशेषता समझ में आ रही है। वह लड़का कौन सा लड़का? जो लड़का। तो यहाँ पर विशेषता जब दिखाई देगी तो कौन सा उपवाक्य होगा? विशेषण। अब इसको पहचानने का भी एक तरीका है, जैसे हमने कहा संज्ञा उपवाक्य में की का प्रयोग होगा, वैसे ही विशेषण उपवाक्य में जो, जिन्हें, ठीक है, इस प्रकार से जो और वह इस प्रकार से होगा, वे और जिन्हें, बस यही आएगा इसमें, और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अधिकता जो होती है वो क्रिया विशेषण में होती है, अभी हम बात करेंगे। तो संज्ञा उपवाक्य में की का प्रयोग होता है, विशेषण उपवाक्य में वह और जो, वे और जिन्हें, इनका प्रयोग होगा। अब इसमें भी एक ध्यान देने वाली बात है, वह लड़का जो कल रोया था। अब यहाँ पर प्रधान कौन सा है? वह लड़का प्रधान है, और जो कल रोया था ये आश्रित है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर की से प्रारंभ होने वाला आश्रित, यहाँ पर जो और जिन्हें से प्रारंभ होने वाला आश्रित होंगे। बढ़ते हैं अगले उपवाक्य की तरफ। आश्रित उपवाक्य का तीसरा भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। अगर आपको पद परिचय में ध्यान होगा तो हमने बात की थी क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है उसमें? काल होता है, ठीक है, स्थान होता है, और रीति यानी कि विधि, मेथड इसको हम कहते हैं, और क्या होता है? परिमाण होता है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से इनका प्रयोग होगा। जब आग लगती है तभी धुआं उठता है। तो जब और तब क्या है? ये समय बता रहे हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। क्रिया की विशेषता बताई तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जब वह हमारी ओर देखते हैं तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते हैं। तो यहाँ पर भी समय की बात हो रही है। तो जब और तब, जैसे और वैसे, ये जहाँ पर प्रयोग होगा वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। अब थोड़ा एक बार हम फिर से आश्रित उपवाक्यों को देखते हैं। आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भित या निर्भर उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य कहते हैं, और आश्रित उपवाक्य को हम कभी भी स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। ये इसकी परिभाषा है। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हो, मतलब उसकी पूर्ति के रूप में प्रयोग हो रहा है, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। और इसका आरंभ किससे होता है? की से होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर हमने बात की थी विशेषण उपवाक्य की। देखो संज्ञा उपवाक्य में की था पहचानने के लिए। फिर हमने विशेषण उपवाक्य की बात की। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताता है। विशेषता मतलब विशेषण, उसकी विशेषता बताएगा, उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण उपवाक्य कहेंगे। जैसे वह और जो, वे और जिन्हें, ठीक है, ये है।
और क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता। तो जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जब और तब, जैसे और वैसे इसमें आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा जैसे ही मैं पहुंची गाड़ी, वैसे ही गाड़ी जा चुकी। तो जैसे ही पहुंची ये क्या है, आश्रित है। वैसे ही गाड़ी जा चुकी थी, ये प्रधान है। इस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें थोड़े रूपांतरण देखते हैं। जैसे प्रश्न आ सकता है कि प्रश्न आते ही ऐसे हैं कि वाक्य रूपांतरण करो। वाक्य के रूपांतरण कैसे करना चाहिए। जैसे साधारण, जिसको हमने साधारण और सरल वाक्य भी कहा। साधारण वाक्य को सरल संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। साधारण माने सरल, इसको हमने किसमें रूपांतरण करना है या किसमें चेंज करना है, संयुक्त वाक्य में। जैसे बालक रोते रोते चुप हो गया। अब हमने बात की थी संयुक्त वाक्य में समुच्चयबोधक योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, योजक शब्दों का प्रयोग होता है। जो जैसे बालक रोते रोते चुप हो गया, बालक रोया और चुप हो गया। ठीक है, कठोर बनकर भी सहृदय रहो। कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। और परंतु, इसलिए, लेकिन, ये किसमें प्रयोग होते हैं, ये संयुक्त वाक्य में प्रयोग होते हैं। जबकि साधारण वाक्य में कारण, देखिए कारण प्रयोग हो रहा है, कारण और ही प्रयोग होता है, ये ही है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, जैसे ये है एक वाक्य है संयुक्त वाक्य, उसको सरल वाक्य बनाना है। वह अस्वस्थ था इसलिए परीक्षा में सफल ना हो सका। अब इसको सरल वाक्य कैसे बनाएंगे, अस्वस्थ होने के कारण। अब आपको यहाँ पर से इसलिए हटा देना है, कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका। प्रश्न ऐसे ही आते हैं संयुक्त से सरल बनाने को, सरल से संयुक्त बनाने को और मिश्र बनाने को। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। तो थोड़ी देर होती और फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। तो हम बहुत आसान है साधारण से सरल बनाना और सरल से साधारण संयुक्त से साधारण बनाना। बस आपको बातों का ध्यान देना है कि साधारण वाक्य में आप केवल कारण का प्रयोग करेंगे और ही का प्रयोग करेंगे। जबकि संयुक्त वाक्य में और, परंतु, इसलिए, ठीक है, किंतु, इनका प्रयोग आप संयुक्त वाक्य में करेंगे। अगर हम बात करें मिश्र वाक्य की, देखिए यहाँ पर ये एक साधारण यानी कि सरल वाक्य है और दूसरा यहाँ पर मिश्र वाक्य है। जो ये वाला प्रश्न है, देखिए सीबीएसई का ये 2014 में आया था कि उसने हालदार का प्रश्न सुना और हंस पड़ा। इसको सरल वाक्य में बनाओ है। तो हालदार का प्रश्न सुनकर वह हंसा, सीधे आपको सुनकर कर देना है उसको। ज़्यादा जैसे उसने सुना और ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, तभी वो सरल वाक्य होगा। अगला है साधारण से मिश्र वाक्य बनाना। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। अब जो और वे में किसका प्रयोग है, देखो की का प्रयोग नहीं है तो इसमें कौन सा उपवाक्य है, संज्ञा तो है नहीं क्योंकि की का प्रयोग हुआ ही नहीं है। तो और कौन सा है, जो और वो, जे वे और जिन्हें। तो हमने किसकी बात की थी, यह है विशेषण उपवाक्य। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तुम उससे मिलने वहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ जहाँ उससे मिलना है। ठीक है, और निर्दयी मनुष्य राक्षस के समान है, जो मनुष्य निर्दयी है वह राक्षस के समान है। तो जो और वह, अच्छे छात्र गुरुजी की आज्ञा मानते हैं, जो छात्र अच्छे होते हैं वे गुरुजी की आज्ञा मानते हैं। अब जैसे ये है, ये सीबीएसई 2015 में आया है कि जब ज्ञान चक्षु खुले तब मैंने उन्हें पहचान लिया। इसको हमने सरल बनाया, ज्ञान चक्षु खुल गए मैंने उन्हें पहचान लिया। ज्ञान चक्षु खुलते ही मैंने उन्हें पहचान लिया। ठीक है, खुलते ही आएगा यहाँ पर। और ये जब और तब आ रहा है तो ये कौन सा उपवाक्य है, की नहीं लगा है तो संज्ञा तो है नहीं, और जो और वे नहीं है तो विशेषण भी नहीं है। तो कौन सा है, जब और तब, यानी कि क्रिया विशेषण उपवाक्य है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संयुक्त से मिश्र वाक्य बनाया है। तुम सच बोलते हो इसलिए महान हो। तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग, क्योंकि, ये की वही वाला है जिसको हमने बोला था योजक का काम करता है। आपने कठिन परिश्रम किया और सफलता प्राप्त की। आप इसलिए सफल हो क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया, या जब आपने कठिन परिश्रम किया तब आपने सफलता प्राप्त किया। आप इसको ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, उससे मिल लेना परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यदि उससे मिलना हो तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे ही ये वो सब। ठीक है, तो अगर इसमें अब हम देखें कि प्रश्न का निर्माण किस प्रकार होगा परीक्षा में। एक तो ये आपको मैंने शुरू में ही बताया कि सबसे पहले वाक्य की परिभाषा। प्रश्न ऐसे आ जाए कि वाक्य की परिभाषा देते हुए उसके अंगों के नाम बताइए। तो वाक्य की परिभाषा हमने देखी और अंग हो गए 2, उद्देश्य और विधेय। फिर आ सकता है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। उसके बाद प्रश्न आ सकता है कि रचना के आधार पर किस प्रकार के वाक्य में आश्रित उपवाक्य प्रयुक्त होते हैं। देखिए अभी हमने बात की थी आश्रित उपवाक्य किस में होते हैं, केवल और केवल मिश्र वाक्य में होते हैं। प्रश्न को अगर आप हर वाक्य की परिभाषा अच्छे से समझते होंगे तो आप प्रश्नों को इस प्रकार पहचान लेंगे। जिस वाक्य में क्रिया या विधेय एक ही हो उसे क्या कहते हैं उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है ना,
उपवाक्य किसे कहते हैं, अभी हमने बात की थी। उपवाक्य क्या है, उपवाक्य वाक्य का एक अंश है, ठीक है, जिसमें उद्देश्य और विधेय होता है। अगर हम कहें संयुक्त वाक्यों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, तो योजक शब्दों के द्वारा और, तथा, किंतु, लेकिन इस प्रकार की जाती है। आप ये भी लिख सकते हैं कि संयुक्त वाक्यों को दो अलग अलग सरल वाक्यों में बदला जा सकता है, या ये भी लिख सकते हैं कि संयुक्त वाक्य में दो वाक्य जो होते हैं, उपवाक्य होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। प्रधान व आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है, प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं। प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसको बोलने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रधान उपवाक्य होता है। और आश्रित जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होता है, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जिसे आश्रित का हमने देखा कि जो से प्रयोग हो रहे हैं, की से प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है। वाक्य के अंग पूछे जाएंगे तो आप लिखेंगे उद्देश्य और विधेय। और उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी आपको समझ में आनी चाहिए। अगर कोई भी वाक्य की परिभाषा या उद्देश्य विधेय की परिभाषा पूछी जाए तो उसको उदाहरण के साथ जरूर स्पष्ट करें, क्योंकि प्रश्न 1 नंबर का है तो 1 नंबर आपको तभी अच्छे से प्राप्त होंगे। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद है, 3 भेद हैं। अर्थ के आधार पर आपको वहाँ नहीं लिखना है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। याद रखेंगे, सरल, संयुक्त मिश्र या सरल मिश्र संयुक्त, इनका ये पैटर्न जो भी है इसको आप ध्यान से देखेंगे। उपवाक्य हमने बात की थी, आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब क्योंकि आपका बहुविकल्पी नहीं है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या अति लघु प्रश्न आएंगे, तो प्रश्नों का निर्माण इसी प्रकार से होगा। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं, या उपवाक्य किसे कहते हैं। तो और या ऐसा वाक्य कौन सा है जो दो सरल वाक्यों में बंट सकता है, ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें आश्रित उपवाक्य प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण होगा। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, अंत तक समझें और प्रैक्टिस इसके लिए जितनी भी आप क्वेश्चंस देखते हैं, नए से नए क्वेश्चंस देखते हैं। और हाँ, इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि रेखांकित वाक्य में, जैसे यहाँ पर रेखांकित किया हुआ है इस वाले में देखिए, मिश्र वाक्य में देखिए, अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। तो रेखांकित वाक्य क्या है, रेखांकित वाक्य उपवाक्य है। कौन सा उपवाक्य है, ये प्रधान उपवाक्य है। अगर इसकी जगह अंडरलाइन की विद्यालय बंद रहेगा ये होता तो ये आश्रित उपवाक्य होता। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि रेखांकित भाग कौन सा उपवाक्य है, या प्रधान उपवाक्य को रेखांकित कीजिए, ऐसा भी आ सकता है। तो अगर आ जाए कि प्रधान उपवाक्य को रेखांकित कीजिए, तो आप क्या करेंगे, उस वाक्य को पूरा लिखेंगे जैसा प्रश्न में लिखा है, उसके बाद उसको अंडरलाइन करते हुए नीचे लिखेंगे कि प्रधान उपवाक्य है अध्यापक ने कहा, यहाँ तक ये प्रधान उपवाक्य है। या प्रश्न आ जाए कि रेखांकित उपवाक्य में उपवाक्य का भेद बताइए, माना अंडरलाइन इधर करा है कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो वो क्या होगा, आश्रित उपवाक्य होगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको वाक्य भेद रचना की दृष्टि से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, ठीक है। और परीक्षा नज़दीक है तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।